हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो स्वागत है आपका टलडा ट्रीटमेंट सीरीज़ में। ठीक है, पार्ट 3 है ये। आई होप आपने पिछले 2 वीडियोस देख लिए होंगे और आपको पसंद आया होगा। नहीं देखा है फटाफट जाके देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। सारे अपडेट्स, सारी चीज़ें उसमें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी, तो आपसे कुछ मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट मेजर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ इसके बारे में आता ही है। ठीक है, बेसिकली ये एडजस्टमेंट है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं बेसिकली 4 एडजस्टमेंट्स कवर करने वाला हूं। 4 एडजस्टमेंट्स कवर करने वाला हूं। एक है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर आपने आने वाले समय के लिए पे किया है, फ्यूचर पीरियड के लिए अभी से आपने एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट करने से खर्चा नहीं होता है। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा कि पैसे देने से खर्चा नहीं होता। अगर आपने आने वाले समय का कुछ पैसा दे भी दिया है, इससे आप उसको एक्सपेंस नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें आपको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं है। बेनिफिट मिलने से एक्सपेंसेस होते हैं एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो हम उसको, जो एक्सेस पेमेंट है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम आज की डेट में 31 मार्च पे एडजस्ट करते हैं, और 31 मार्च पे हम उसको एसेट मानते हैं, क्योंकि खर्चा नहीं है, आने वाले समय में उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, और अगले साल में वो कैरी फॉरवर्ड होगा इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये पूरी एक कैटेगरी का नाम है। इसमें आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अलग अलग प्रीपेड हो सकता है, एक कैटेगरी उसके लिए है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिमिलर फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि अगर आपने बेनिफिट ले लिया है पर पैसा ही नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो क्या खर्चा नहीं हुआ? खर्चा तो हो गया है, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया है। आज न कल आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया है। तो वो बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है ना, बुक्स में पेमेंट के हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है। आपको ऐसा मान के चलना पड़ता है, आपको ऐसा मान के चलना पड़ता है कि पेमेंट के हिसाब से सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो जो चीज पे नहीं हुई है, मतलब उसका इफेक्ट बुक्स में नहीं आया है, पर हम अल्टीमेटली तो अक्रूवल फॉलो करते हैं। तो ईयर एंड में हम उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर रहे हैं, तो ईयर एंड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया है, पैसे दिए नहीं है, तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो और उसको आप नाम देते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। ये नॉर्मल अक्रूवल की एंट्री है, एक्सपेंसेस के अक्रूवल की एंट्री होती है कि हमारा खर्चा हो गया है, क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिए हैं। अब क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया है, हमारा खर्चा हो गया है, तो उसका सेकंड इफेक्ट आता है लाइबिलिटी, कि जिस पर्सन ने इसका बेनिफिट दिया है उसको पैसा देना बाकी है। ठीक है, तो वो उसको आप कहते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें भी ये पूरे कैटेगरी का नाम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सारे एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग ये एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, फिर इनकम में भी सेम दोनों पैरेलल पॉइंट्स होते हैं। एक होता है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब इनकम आपने कमाई नहीं है, पर उसका एडवांस आपको मिल गया, इसी को आप एडवांस इनकम भी कह सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने बेनिफिट सामने वाले को अभी तक दिया ही नहीं है, और उसने फ्यूचर में जो आप करने वाले हो उसके लिए पहले से ही पैसे दे दिए, एडवांस। ठीक है, तो ये एडवांस जो इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है, ये एक्चुअली आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने बेनिफिट दिया ही नहीं है। सिर्फ पैसे मिलने से इनकम नहीं होती। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट, पैसे मिलने से इनकम नहीं होती, कुछ आपको काम करना पड़ता है, बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, तब जाके आपकी इनकम होती है। तो ये जो पैसा आपको मिला है बिना कुछ बेनिफिट दिए, ये आपके लिए आज की डेट में 31 मार्च पे लाइबिलिटी है, क्योंकि कल चल के अगर आपने इसका बेनिफिट नहीं दिया तो ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। इट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे, और एक है आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम अक्रूड, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ये भी नॉर्मल अक्रूवल का पॉइंट है, कि आपने कुछ काम कर दिया है, बेनिफिट दे दिए, पर उसका पैसा आपको नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला तो डे टू डे अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, पर आपने अपना काम तो कर दिया है ना, आपने बेनिफिट दे दिया है,
तो आपको अपनी इनकम मानना पड़ेगा और वो इनकम आउटस्टैंडिंग हो गई है ऐसा आपको बुक्स में 31 मार्च पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, ईयर एंड पे ही हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं, पर क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक ही तरीके से की जाती है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए मैं चारों एक साथ आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ठीक है, चलो, तो पहला है एक्सपेंसेस अक्रूड एंड अक्रूइंग। ठीक है, क्या मतलब होता है कि एक्सपेंस अक्रू हो गया है। एक्सपेंस कब अक्रू होता है? जब आपको बेनिफिट मिल गए हैं। ठीक है, बेनिफिट्स आर रिसीव्ड। तो अगर कोई एक्सपेंस का बेनिफिट आपको मिल गया है तो आपको उसको एक्सपेंस मान लेना चाहिए। भले आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, पर आपको आज ना कल चल के उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया है। अब आप पैसे देने से मुकर नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। यही अक्रूवल सिस्टम है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आपको मिल गया है, जैसे रेंट है, आपने बिल्डिंग यूज कर ली है, बिल्डिंग यूज कर ली है, पैसे नहीं दिए, लेकिन एक्सपेंस तो हो गया ना, बिल्डिंग यूज कर ली ना, तो आज ना कल पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अब थोड़ी मना कर पाओगे, क्योंकि बेनिफिट तो ले लिया ना, तो आपका एक्सपेंस हो गया है, आप एक लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, सारे इस तरह से आपको सोचना है। तो इसकी हमको एंट्री पास करनी है। तो एग्जाम्पल ले लो कि हमने 9 मंथ्स का रेंट पे कर दिया है। ठीक है, 9 मंथ्स का रेंट पे कर दिया है और उसको एक्सपेंस भी मान लिया है, उसका पेमेंट भी हो गया है। तो 9 मंथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे भी हो गया है, एक्सपेंसेस में भी रिकॉर्ड हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने साल भर वो बिल्डिंग यूज की है, बेनिफिट 12 मंथ्स का है, पर बुक्स में 9 मंथ्स का ही एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि 9 मंथ्स का ही पेमेंट हुआ है। तो ये मिसमैच होता है, पेमेंट और अक्रूवल, पेमेंट अक्रूवल, पेमेंट बेनिफिट, इसमें डिफरेंस होता है। इसीलिए 4 आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है 31 मार्च पे। तो यहां पे आपको क्या समझना है, बेनिफिट के हिसाब से एक्सपेंस होता है। तो 12 महीने का अगर आपने बेनिफिट ले लिया है, सिर्फ 9 मंथ्स का ही एक्सपेंस दिख रहा है, तो 3 मंथ्स का अभी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पे नहीं हो रहा, अक्रूवल की एंट्री पास हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा कि 3 मंथ्स का हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम एक्सपेंस मानेंगे। एक इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो जो भी नाम है एक्सपेंस डेबिट होगा। और अब एक्सपेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिला है, 3 मंथ्स का बेनिफिट मिला है ना। तो बेनिफिट किसने दिया है, कोई ना कोई उसके पीछे इंसान होगा, तो वो कैटेगरी का नाम दिया जाता है। तो उसको आप एक्सपेंस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इस टाइप के नाम आप दे सकते हो। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। तो रेंट में आपको पता होगा कि कौन इंसान होता है, लैंडलॉर्ड। सैलरी में कौन इंसान होता है, एम्प्लॉय। तो हर ऐसे एक्सपेंस में कोई ना कोई सामने एक पर्सन होता है, कंपनी होती है, कोई ना कोई इंसान होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। तो वो बस आपको पहचानना है। ठीक है, तो वो बेनिफिट आपको दे रहा होता है, तो क्रेडिट द गिवर। पर्सन है, बेनिफिट दे रहा है, गिवर है, तो रूल क्या अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सपेंसेस डेबिट। अब जो भी नाम होगा, रेंट है तो रेंट डेबिट होगा, सैलरी है तो सैलरी डेबिट होगा, जो भी नाम है एक्सपेंस का, एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है, रूल लगा रहे हैं। और बेनिफिट कोई ना कोई इंसान ने दिया है, तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव नाम दे देते हैं, एक्सपेंस अक्रूड या आउटस्टैंडिंग, या इवन आप पेबल भी लिख सकते हो, एक्सपेंस पेबल। ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैटेगरी में आते हैं, और ये सारे लोग बेनिफिट दे रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, तो ये एंट्री पास होती है। अब इसका आपको फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करना होता है। तो जब आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो, ऑलरेडी वो एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस है, डेबिट को डेबिट करोगे तो क्या होगा, ऐड होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो ऑलरेडी वो एक्सपेंस है उसमें जाके आपको ऐड करना होता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो हम एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। और ये क्या है, एक्सपेंस अक्रूड, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस पेबल, ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना होता है, करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में आपको इसको बस रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एडजस्टमेंट है फॉर एक्सपेंस अक्रूड एंड अक्रूइंग। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैं इसको कहूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इस तरह से रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है, देखो कि इफ रेंट पेड इज 50,000, ठीक है, रेंट पे हो गया 50,000, तो रेंट का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया होगा,
ऐसा आपको मानना है। जितना पे हुआ है उतना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया होगा। तो 50,000 आपने पे किया है, लेकिन उसमें आपको अलग से दिया है कि रेंट और देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज 14,000। क्या मतलब होता है इसका कि 14,000 का आपने और बेनिफिट ले लिया है, पर उसका पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि वो खर्चा हो गया है, खर्चा हो गया है, आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, पे ही नहीं हुआ है, तो बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। आपको ऐसा मानना है कि वो अभी तक 31 मार्च तक ऑर्गेनिकली ट्रांजैक्शंस के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और इसीलिए 31 मार्च में हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि 50,000 आपके बुक्स में ऑलरेडी एक्सपेंस दिख रहा है, 50 में ये 14 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपेंस डेबिट करोगे, रेंट को डेबिट करोगे, तो 50,000 ऑलरेडी डेबिट है, 14,000 और डेबिट करोगे तो डेबिट डेबिट ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जाके क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और ऑलरेडी 50,000 का एक्सपेंस दिख रहा होगा, उसमें जाके ऐड करना है। डेबिट डेबिट ऐड होता है। ठीक है, तो 14,000 ऐड हो जाएगा, और साल भर का आपका जो एक्सपेंडिचर है अक्रूवल के हिसाब से वो आ जाएगा 64,000। क्लियर है। और ये जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है, जो आपने रेंट पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट या जो भी नाम दिया होगा, वो सीधे आपकी लाइबिलिटी है, उसका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है, तो वो किसी में ऐड लेस नहीं होगी। ये भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आता, सर वो आपने ऐड किया, ये क्यों नहीं ऐड किया? अरे वो नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, तो मैं क्यों ऐड करूंगा? नया अकाउंट है भाई ये। नया अकाउंट है, अभी अभी पैदा हुआ है, अपनी एंट्री पास किए हुए, तो सिंगल इफेक्ट आएगा ना, समझ रहे हो? तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट यहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, अलग से लाइबिलिटी साइड में 14,000 आपको लाइबिलिटी दिखेगा। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये एक्चुअली किसका अकाउंट है? लैंडलॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है कि उसको 14,000 रुपीज अभी भी देना बाकी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सिंपल है। टिपिकल एडजस्टमेंट है, टिपिकल एडजस्टमेंट है। ठीक है, ऐसे ही होती है, कुछ खास इसमें ट्रिकीनेस नहीं है। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, इसको भी एक्सपेंस को पहले निपटा लेते हैं। तो प्रीपेड वाला देखते हैं। प्रीपेड, ठीक है, ये है कैरी फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट्स मेड इन एडवांस। इसी को आप क्या कहते हो? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी कैटेगरी को क्या बुलाते हैं हम? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका क्या मतलब है कि आपने आने वाले समय का भी पेमेंट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, करंट ईयर में आपने 15 मंथ्स का रेंट का पेमेंट किया है, 12 मंथ्स इस साल के, और आने वाले साल के 3 मंथ्स का भी पेमेंट आपने इसी साल कर दिया है। अब पेमेंट कर दिया है तो आपने रिकॉर्ड एज ए एक्सपेंस कर दिया होगा, 15 मंथ्स का एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया है, पर बेनिफिट तो 12 मंथ्स का ही मिला है ना, तो 3 मंथ्स का एक्सपेंस आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट, 3 मंथ्स का एक्सपेंस माइनस करना है, क्योंकि वो एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है, आपको वो एक्सपेंस में से माइनस करना है और उसको एक एसेट मानना है। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, ये सब एडजस्टमेंट एंट्री है, आ जा कुछ भी नहीं रहा है। आप वो नॉर्मल जैसे एंट्री सोचते हो ना, वैसे नहीं सोच पाओगे। आपको करना क्या है? एक्सपेंस को घटाना है। एक्सपेंस में डेबिट होता है, रेंट में डेबिट हुआ होगा, उसको घटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। रेंट को मैं क्रेडिट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, और एक नया एसेट क्रिएट करना है, एसेट डेबिट होता है, तो वो प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपका एसेट है, उसको आप डेबिट करोगे। क्लियर है? तो ये आपका एंट्री होती है, एक्सपेंसेस प्रीपेड अकाउंट डेबिट या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये एक एसेट है, नया एसेट क्रिएट हो रहा है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप इसको दिखाओगे, और एप्रोप्रिएट एक्सपेंस को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपको माइनस करना है। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, उसको घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट को अगर आप क्रेडिट करोगे तो वो माइनस होता है। ठीक है, रूल आपको पता ही होगा, बेसिक। ठीक है, अब इसका एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो लिखा है, सपोज आउट ऑफ द टोटल रेंट ऑफ 50,000, ठीक है, आपने जो पे किया है ये पे हो गया है, तो ये एज ए एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड हो गया होगा, ऐसा ही आपको मानना है। ठीक है, फिर इसी में उसमें लिखा है कि इसी में 14,000 ऐसा पे हो गया है जो नेक्स्ट ईयर का है। उसका मतलब बेनिफिट इस साल में मिला ही नहीं है, बेनिफिट इस साल में मिला ही नहीं, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, अक्रूवल कंसेप्ट। क्लियर है? तो आपको वो माइनस करके कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? डेबिट बैलेंस है तो एज ए एसेट ही कैरी होगा वो। ठीक है, तो बस क्या करना है बोलो? आपने एसेट को डेबिट किया तो डायरेक्टली वो एसेट साइड में इसकी पोस्टिंग आ जाएगी, 14,000
एसेट दिखेगा। ये भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इसको अपन ने 15,000 एडवांस दिया हुआ है। ये एक पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और जो एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर रहे हो वो एक्चुअली क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। रेंट आपने पे किया है 50,000, वो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस में दिखेगा, उसमें से आपने माइनस किया है, ठीक है। डेबिट को क्रेडिट किया है तो वो माइनस होगा, ठीक है। तो 14,000 माइनस हो जाएगा और आपका करंट ईयर का एक्सपेंस सिर्फ 36,000 ही दिखेगा, जितने का बेनिफिट आपको इस साल में मिला है। क्लियर है? तो सिंपल एडजस्टमेंट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट्स हमने देख ली, प्रेजेंटेशन देख लिया, एंट्री देख ली, इफेक्ट भी देख लिए, ठीक है। अब आते हैं इनकम पे। इनकम वाला थोड़ा सा टाइम लगता है हजम होने में क्योंकि इनकम में उस तरह से आप सोच नहीं पाते हो, ठीक है, बट कंसेप्ट पूरा सेम ही है। बोलो, इनकम में भी ऐसा ही हो सकता है कि इनकम अक्रू हो गई है, आपने कुछ काम कर दिया है, गुड्स को बेच दिया है, या आपने कोई काम किया है, आपने किसी को पैसे यूज करने के लिए दे दिए, आपने अपनी बिल्डिंग किसी को यूज करने के लिए दे दिए। पहले आपको इनकम के एग्जाम्पल सोचने होंगे। इनकम आपकी क्या क्या होती है? सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है। फिर आपका कमीशन रिसीव्ड आपका इनकम है, ठीक है, ये सारे आपके इनकम होते हैं। पहले आपको इनकम सोचनी होगी, तभी आप थोड़ा सा इस एडजस्टमेंट को समझ पाओगे। क्योंकि जब आप एक्सपेंस सोचते हो, आपके मन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इनकम में दिक्कत है कि ज्यादा इमेजिनेशन ही नहीं आ पाती, इसीलिए उतना मतलब समझ रहे हो ना, मजा नहीं आता, उतनी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता इनकम का। बट अगर आप एग्जाम्पल लोगे, नाम सोचोगे, उसमें आप क्या करते हो वो सोचोगे, तो समझ में आ जाएगा। तो सपोज आपका इंटरेस्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमने किसी को लोन दिया है, हमने किसी को लोन दिया है, हमारे लिए वो एसेट है, उस पे अब हम इनकम कमाएंगे, इंटरेस्ट हमारी इनकम हो जाएगी। अब अगर आपने किसी को 12 महीने के लिए पैसे यूज करने के लिए दे दिए हैं, तो आपने 12 महीने का बेनिफिट दे दिया, 12 महीने तक पैसा यूज करने का प्रिविलेज दे दिया। तो बेनिफिट आपने दिया है, कितने महीने का दिया है? साल भर का, 12 महीने का। पर अगर उसने सिर्फ 9 मंथ्स का ही इंटरेस्ट पे किया है आपको, हमको इंटरेस्ट एक्चुअल में सिर्फ 9 मंथ्स का ही रिसीव हुआ है, तो बुक्स में 9 मंथ्स की ही इनकम दिख रही होगी, पर पैसा तो साल भर दिया है हमने। तो 3 मंथ्स का ऐसा इनकम है जो अक्रू हो गया है, क्योंकि हमने बेनिफिट दे दिया, हमारा पैसा उसने 3 मंथ्स एक्स्ट्रा यूज कर लिया है, पर हमको पैसा ही नहीं मिला। तो वो हमको एसेट बनाना पड़ेगा। इनकम जब अक्रू हो जाती है तो उससे एसेट जनरेट होता है, सेल से डेटर जनरेट होते हैं, डेटर आपका एसेट है। वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव जो है वो इनकम है, उसका सेकेंड इफेक्ट जो आएगा वो एसेट आएगा, वो इंसान आएगा जिससे पैसा मिलना बाकी है, इंसान ही आएगा, इसमें भी पर्सनल अकाउंट ही आएगा, और वो एसेट होगा। काफी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, सर एसेट में तो रियल अकाउंट आते हैं, अरे पर्सनल भी आते हैं भाई। डेटर पर्सनल अकाउंट है, आपके एसेट साइड में आता है। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, पर एसेट साइड आता है। सिमिलरली ये जो इनकम रिसेबल है, ये जो रिसेबल वाले अकाउंट होते हैं, ये भी पर्सनली होते हैं, एसेट साइड आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड क्लियर करो। क्लियर है क्या? तो इसमें अक्रूड एंड अक्रूइंग में क्या करना है? अक्रूवल की बस एंट्री पास करनी है कि आपकी इनकम हो गई है। इनकम को क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे, तो अप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इनकम हो गई है तो क्रेडिट कर लिया, नॉमिनल अकाउंट है। और ये बेनिफिट किसको दिया है? डेबिट द रिसीवर, ये बेनिफिट की एंट्री है, पैसा आ जा नहीं रहा है। क्लियर कर लो पहले इसको, ठीक है, कुछ आ जा नहीं रहा है, बेनिफिट की एंट्री है। हमने बेनिफिट दे दिए तो हमारी इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट कर दी। अभी हमने बेनिफिट दिए तो किसी इंसान को मिले होंगे ना, तो डेबिट द रिसीवर, वो पर्सनल अकाउंट होगा, उसको डेबिट करो। अब उसको एक रिप्रेजेंटेटिव नाम दिया जाता है, तो आप जो भी नाम होगा, इंटरेस्ट या फीस अक्रूइंग अकाउंट, या इसी में आप नाम दे सकते हो इनकम रिसीवेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, सबका मतलब एक ही है। ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको आपने बेनिफिट दे दिया है पर उससे पैसा आना बाकी है। तो इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीवेबल, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अकाउंट सही है, नाम में क्या रखा है, ठीक है, नेचर समझो। तो ये पर्सनल अकाउंट है, इससे पैसा मिलना बाकी है, तो ये आपका एसेट है। इनकम का सेकेंड इफेक्ट एसेट होता है,
तो ये एसेट साइड में डायरेक्टली जाके दिखेगा, ठीक है, एसेट में दिखेगा, एसेट में इनकम अक्रूड या इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीवेबल, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, एसेट में ये दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने इनकम को क्रेडिट किया तो वो इनकम में ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी उस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, आपने फिर उसको क्रेडिट किया तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी आपकी इनकम होगी, ऑलरेडी आपकी इनकम होगी, जितनी आपको रिसीव हो गई होगी, जो भी आपको रिसीव हो गई है वो ऑलरेडी आपकी इनकम में दिख रहा होता है, और जो अक्रू हो गई है पर मिली ही नहीं है तो वो अलग से ऐड होगी, ठीक है। क्रेडिट को क्रेडिट करे किया तो वो ऐड हो गया, तो ऐड आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट 45,000, तो साल भर का जो इनकम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, अक्रूवल के हिसाब से आ जाएगा, 1,95,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि आपको इनकम इंटरेस्ट रिसीव हो गया है 1,50,000, लेकिन और भी इनकम है, अक्रूड इंटरेस्ट है फॉर द सेम पीरियड 45,000 का बेनिफिट आपने दे दिया है पर उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो ये एंट्री पास होगी 45,000 की, तो 45,000 का आपको इफेक्ट देना है कि वो इनकम में ऐड हो जाएगा, 1,50,000 रिसीव हो गई थी तो ऑलरेडी इनकम में दिख रहा होगा, वो एज इट इज आ जाएगा, फिर उसमें 45,000 आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा, तो आपका टोटल इनकम 1,95,000 दिखेगा, और जो डेबिट आपने किया है वो आपका एसेट नया क्रिएट हुआ है और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। ऐसे दो इफेक्ट इसमें आएंगे। क्लियर है क्या यहां तक? देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी एक्सप्लेनेशन न समझे, वीडियो थोड़ा पीछे लेके जाओ, फिर से मेरे एक्सप्लेनेशंस को सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि हमने बेनिफिट दिया ही नहीं है, पहले ही पैसे मिल गए, आने वाले समय के भी पैसे दे दिए। जैसे आपने अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी है तो 12 महीने उसने रेंट पे यूज कर लिया, तो आपने बेनिफिट 12 मंथ्स का ही दिया है, पर उसने, वो अमीर शहजादा था तो उसने 2 साल का रेंट एक साथ पे कर दिया, आपको 2 साल का रेंट रिसीव हो गया। रिसीव होने से इनकम नहीं होती, आपने सिर्फ 12 महीने ही इस साल उसको बेनिफिट दिया है, तो 12 महीने का एज अ इनकम आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल का रेंट मिला है तो डायरेक्टली वो आपने इनकम में रिकॉर्ड कर लिया है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। 2 साल का जब उसने रेंट दिया तो आपने डायरेक्टली उसको इनकम मान लिया, लेकिन बाद में साल के आखिरी में हमने देखा, अक्रूवल के हिसाब से देखा कि हमने तो 12 महीने का ही बेनिफिट दिया है पर हमारी इनकम तो 2 साल की रिकॉर्ड हो गई है, तो 1 साल का जो आने वाले साल का रेंट है वो आपको वहां से माइनस करना होगा और उसको एज अ लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कल चल के अगर आपने वो उसको यूज करने नहीं दिया बिल्डिंग, तो आपको 1 साल का रेंट वापस मांगेगा, क्योंकि आपने बेनिफिट दिया ही नहीं है, उसने यूज ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? एडवांस की तरह वो देखा जाएगा और उसको लाइबिलिटी आपको मानना है। 31 मार्च पे आने वाले साल का जो 1 साल का रेंट आपको मिल चुका है उसको आपको लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको बेसिकली करना क्या है, इनकम में वो इंक्लूड हो गया है, इनकम से हटाना है। इनकम को आप क्रेडिट करते हो, नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम को हमेशा आप क्रेडिट करते रहते हो तो उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसमें से माइनस करना है तो इनकम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दो, इनकम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट डेबिट, तो वो माइनस हो जाएगा। उसमें नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस वाले को आपने कर दिया डेबिट तो वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसको आपको एक लाइबिलिटी मानना है, एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एक पर्सनल अकाउंट है, उस टेनेंट को ये रिप्रेजेंट करता है जिसने आपको पैसा एडवांस में दिया है, ठीक है। तो ये एक लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, ठीक है, एनपीओ में आप पढ़ते हो, सब्सक्रिप्शन हमारी कमाई है, तो सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिली है 70,000, ठीक है, एडवांस है 70,000 और टोटल जो मिली है वो है 175, 175 में ही 70 जो है वो एडवांस है, ठीक है। तो जैसे ही आपको 175 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपने उसको इनकम मान लिया, पर बाद में साल के आखिर में आपको पता चला कि 70,000 तो आने वाले साल का है तो आपको हटाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इनकम अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सॉरी डेबिट करोगे, इनकम अकाउंट को जैसे ही आपने यहां पे कर दिया डेबिट तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। तो इनकम साइड में जाएंगे, 175 रिसीव हो गई है तो वो इनकम में दिख रहा होगा, उसमें से आपको माइनस करना है, क्रेडिट वाले को आपने डेबिट किया है तो वो माइनस हो जाएगा 70,000 और आपकी करंट ईयर की इनकम सब्सक्रिप्शन की 1,05,000 ही दिखेगी जितनी एक्चुअली है, ठीक है। और
ये 70,000 एडवांस में मिल गया है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, तो आप लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाओगे 70,000। ये उस मेंबर का अकाउंट है। मेंबर सब्सक्रिप्शन मनी किससे मिलता है? मेंबर से मिलता है, तो ये उस मेंबर का पर्सनल अकाउंट है जिसने पैसे एडवांस में दिए। अब ये एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्यों ऐड लेस होता है, क्यों एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी और उसके फिर इफेक्ट्स भी समझना आसानी होता है क्योंकि वो एंट्री से रिलेटेड होते हैं। काफी लोग क्या करते हैं ना, इफेक्ट याद कर लेते हैं, एंट्री पे ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आपके एडजस्टमेंट बदलते गए तो आप वो वही टिपिकल जहां जो आपने रटा हुआ है वही आप करके आते हो, तो ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो, एडजस्टमेंट्स चेंज हो सकती हैं। तो आपको एडजस्टमेंट समझना है, उसकी एंट्री क्या बनेगी वो सोचनी है और बस एंट्री का इफेक्ट देना है। ये सब एडलेस एंट्री का इफेक्ट है। तो अगर आप एंट्री ही नहीं समझे हो तो आप कहीं भी कभी भी इससे रिलेटेड गलती कर सकते हो। तो प्लीज फोकस ऑन एंट्री। एंट्री ख्याल में आ गई, एंट्री के इफेक्ट समझ में आ गए, तो उसको पीएनएल बैलेंस शीट में एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का एडजस्टमेंट था। ये 4 एडजस्टमेंट हमने पढ़े हैं: प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। Do like the video and do subscribe my channel for more such videos and do share my videos to all the students जिनको ये concept clarity नहीं है और आप चाहते हो कि आनी चाहिए। Thank you so much.